Hello everyone. We'll start with marginal relief today. नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये रिलीफ है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स लाइबिलिटी को हमारी कम कर रही है। तो ये रिलीफ गवर्नमेंट कब देती है? ऑब्वियसली कोई ना कोई तकलीफ होती होगी जिसमें गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती होगी, कोई दर्द होता होगा जहां पे गवर्नमेंट ये मलहम लगाती होगी। तो जब तक आपको दर्द महसूस नहीं होगा, सच बता रहा हूं, ये प्रोविजन जो रिलीफ के हैं वो महसूस ही नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये रिलीफ। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ दर्द होगा। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हमेशा ही दर्द होता है, आप कहेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कुछ अलग आप फील करेंगे, कुछ उस टैक्स पेयर को लेके आपके मन में दर्द आएगा। और जैसे ही वो दर्द आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए गवर्नमेंट ये दर्द होने नहीं दे रही है। गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? रिलीफ दे रही है, एंड दैट रिलीफ इज मार्जिनल रिलीफ, राइट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए मेरे लिए, एंड देन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस मार्जिनल रिलीफ। अभी मार्जिनल रिलीफ नहीं समझना, एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ। कैलकुलेट टैक्स ऑन रुपी 50 लाख। एक इंडिविजुअल है, उसकी 50 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है। आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली आप मुझसे पूछेंगे, सर ये बताइए 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लेते हैं 115 बीएसी ऑप्ट नहीं कर रहा है, नॉट ऑप्टिंग सेक्शन 115 बीएसी, निकाल दीजिए टैक्स। 0 to रुपी 2,50,000 nil, रुपी 2,50,001 to रुपी 5 lakh at the rate of 5%, रुपी 5 lakh 1 to रुपी 10 lakh at the rate of 20%, and रुपी 10 lakh 1 to रुपी 50 lakh at the rate of 30%। ये हो गया 12,500, ये हो गया 5 लाख से 10 लाख, यानी 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए, एंड ये 40 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए। द टोटल बिकम्स 13,12,500, ठीक है। इसके बाद सरचार्ज लगेगा क्या? सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं, सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम कितनी है? 50 लाख रुपए की। अगर 50 लाख 1 रुपए होता तो सरचार्ज लग जाता, यहां नहीं लगेगा, ठीक है। बड़ी सुंदर बात है अगर यहां नहीं लगेगा तो। इसके बाद क्या लगेगा? सेस लगेगा। एक बार सेस को इग्नोर कर देते हैं। सेस बहुत ऐसे समझ लिए छोटा आइटम है, 4% का सेस, और वो हर हाल में लगता ही है, तो बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। एक बार के लिए सेस को छोड़ देते हैं, तो मेरा टैक्स बनता है 13,12,500 रुपए। सपोज इस इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख नहीं है, इसकी इनकम है 50,20,000 रुपए। अब इसका टैक्स कितना होगा? नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी, सिंपल सी बात है, 50 लाख की जगह 50 लाख 20,000 कर दीजिए और टैक्स निकाल दीजिए। तो विल अगेन सॉल्व इट। 0 to 2,50,000, दिस इज nil, रुपी 2,50,000 1 rupee to रुपी 5 lakh at the rate of 5% becomes 12,500, रुपी 5 lakh 1 rupee to रुपी 10 lakh at the rate of 20%,
and this becomes 1 lakh. Rupee 10 lakh 1 to rupee 50 lakh, 50 lakh 20,000 at the rate of 30%. तो ये हो गया 40 लाख 20 हजार का 30%, राइट बच्चों? 40 लाख 20 हजार का 30%, तो ये होता है 12 लाख 6 हजार। बारह लाख 6 हजार प्लस 1 लाख 12,500 और जोड़ना है, 13 लाख 18,500। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या सरचार्ज देना है इसको? Does this person require to pay surcharge? Yes or no? Yes, he'll be required to pay surcharge and that too at the rate of 10%. तो हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज at the rate of 10%, तो ये हो जाएगा 131850। तेरह लाख 18,500 प्लस 10%। सरचार्ज जोड़ने के बाद पोजीशन आ रही है 14,50,350 रुपए, ठीक है। अब जरा सा इस बंदे की सोचिए, सरचार्ज सेस तो इसको भी देना ही है, ठीक है, पहले भी देना ही था। 20,000 रुपए की इसकी इनकम बढ़ी है, जरा आपको आइडिया लग रहा है कि इसका टैक्स कितना बढ़ा है? ये देखो टैक्स का डिफरेंस देखो जरा, इसका टैक्स कितना बढ़ गया है? 14,50,350 माइनस 13,12,500। इंक्रीज इन टैक्स जो हुआ है दैट इज 1,37,850, जबकि इंक्रीज इन इनकम कितना है? इनकम बढ़ी है मात्र 20,000 रुपए से। इतनी बड़ी सजा, ऐसा कौन सा गुनाह किया, पाप किया? 20,000 रुपए अधिक अगर हम कमा रहे हैं तो सरकार हमसे टैक्स लेगी 1,37,850 रुपए। एक बात बताइए, अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए हो चुकी है, उसे 20,000 कहीं से मिल भी रहा होगा तो वो क्या कहेगा? कहेगा भाई साहब रहने दो, मत दो, हम ही से अगर तुमको 2-4-5 हजार रुपया लेना है तो ले लो, देना मत ये 20,000, क्योंकि तुम दे दिए 20,000 रुपया ना तो सरकार मेरा गला दबा देगी, खत्म कर देगी, हमको 1,37,850 रुपया और एक्स्ट्रा मांगेगी। ऐसे उसका टैक्स बनेगा 13,12,500 रुपया, लेकिन 20,000 रुपया और आने की वजह से सरकार को चाहिए 14,50,350 रुपए, यानी कि टोटल 1,37,850 रुपए एक्स्ट्रा। क्या ये सचमुच सजा नहीं है 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने की? है। तो सरकार कहती है नहीं, इतनी बड़ी सजा हम नहीं देंगे, हम आपको रिलीफ दे देंगे ताकि आपको सजा न लगे 20,000 रुपया कमाना। आपकी इनकम कितने से बढ़ी है, ठीक है, जब भी सरचार्ज ताजा ताजा आपके ऊपर लगेगा, ठीक है, जब भी सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा तो ये देखा जाएगा कि वो इनकम जिस पे सरचार्ज नहीं लगा था, भाई जैसे 50 लाख 20,000 पे सरचार्ज लगा, तो सरचार्ज लगने की वजह से आपका टैक्स कितना बढ़ गया, और सरचार्ज लगा है इस वजह से आपकी इनकम कितनी बढ़ी है कि सरचार्ज लग गया, हम ये दोनों देखेंगे। और सिंस 20,000 रुपए की इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स आपका बढ़ा है 1,37,850 रुपए, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और 1,17,850 रुपए का हम आपको रिलीफ दे देंगे। सरकार क्या कह रही है कि हम आपको ये रिलीफ दे देंगे, ए माइनस बी कर देंगे, ठीक है, ये ए माइनस बी हो जाएगा। व्हाट इज दिस बी? दिस बी इज मार्जिनल रिलीफ। इतना हम आपको छूट दे देंगे। छूट घटाइए, 14,50,350 माइनस 1,17,850। इनकम से जितना ज्यादा टैक्स बन रहा था ना, वो ज्यादा वाला टैक्स कम कर देंगे आपका। तो अब आपका टैक्स बनेगा 13,32,500। एग्जैक्टली सरकार ने पता है कितना टैक्स लिया?
जो 50 लाख रुपए का टैक्स था वो लिया आपसे, अब 50 लाख रुपए के ऊपर जितनी इनकम थी वो पूरी की पूरी ले ली, 13,12,500। अब 50 लाख के ऊपर इनकम कितनी थी? 20,000, तो 20,000 वो और ले लिया, तो देखिए आ गया 13,32,500। यानी सरकार ये कहना चाहती है कि हम आपसे इनकम से ज्यादा, जितनी इनकम बढ़ रही है, कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। अगर उससे ज्यादा टैक्स बना तो हम उतना ही रिलीफ दे देंगे आपको। तो यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख रुपए के ऊपर अगर मेरी इनकम 20,000 रुपए आती है तो 50 लाख रुपए का जो टैक्स है वो देना है और 20,000 रुपए पूरा पूरा सरकार को दे देना है। हालांकि अत्याचार तो ये भी है कि पूरा का पूरा 20,000 रुपए हमें सरकार को दे देना है, लेकिन कम से कम समझिए इस अत्याचार से तो बचे ना। इतना तो नहीं देना हो रहा है, 1,37,850 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या रिलीफ सभी को मिलेगा? नहीं, ध्यान दीजिएगा, इनकम से ज्यादा अगर टैक्स बढ़ जाए तब ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए हम 75 लाख रुपए कमाते हैं, तो 75 लाख रुपए कमाते हैं तो 50 लाख से कितना ज्यादा हो गया? 25 लाख रुपए ज्यादा हो गया। क्या टैक्स अगर हम निकालेंगे 75 लाख का और 50 लाख का तो 25 लाख से ज्यादा टैक्स भी बन जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा? नहीं आएगा, तो वहां रिलीफ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल समझाओ, मुझे यहां पे रिलीफ क्यों मिला? मुझे रिलीफ यहां पे इसलिए मिला ना, ध्यान से समझिए, रिलीफ इसलिए मिला क्योंकि 50 लाख की इनकम बहुत पास में थी। दिस इनकम वॉज वेरी वेरी नियर टू 50 लाख। अब 50 लाख रुपए तक तो सरचार्ज होता नहीं है और थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से सरचार्ज बढ़ा और सरचार्ज पूरे टैक्स का 10% बढ़ गया, इसलिए एकाएक अचानक से टैक्स बढ़ गया। जब भी आप बहुत नियर होते हो उस पॉइंट ऑफ इनकम के जिस पे सरचार्ज लगता है तो आपका अचानक से टैक्स बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जितनी इनकम नहीं बढ़ती उससे ज्यादा टैक्स का डिफरेंस दिखाई देता है और इसलिए आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, रिलीफ क्यों मिला? रिलीफ इसलिए मिला बिकॉज इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम कितना है? 20,000 रुपए का, लेकिन इंक्रीज इन टैक्सेस कितना है? 1,37,850 रुपए का। आइए हम कैलकुलेट करते हैं, 50 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आया था? 50 लाख पे टैक्स आया है 13,12,500, 13,12,500। 75 लाख मान लीजिए मेरी इनकम है तो टैक्स कितना आएगा? 75 लाख मेरी इनकम है तो देखिए 12,500, 1 लाख और फिर 10 लाख रुपए से लेके 75 लाख यानी 65 लाख रुपया। 65 लाख का कर दीजिए आप 30%, 19,50,000, 19,50,000 प्लस 1,12,500, 20,62,500। इंक्रीज इन टैक्स कितना है? इंक्रीज इन टैक्स देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस, 7,50,000। इंक्रीज इन इनकम कितनी है? इंक्रीज इन इनकम, इनकम कितनी बढ़ गई आपकी? आपकी इनकम बढ़ी है 25 लाख रुपए से। हम सरचार्ज की वजह से देखना चाहते हैं। आप कहेंगे सर 50 लाख से ही आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं 75 लाख को? एक्चुअली 50 लाख तक सरचार्ज नहीं था और 50 लाख के बियॉन्ड सरचार्ज हो गया है, तो हम उस पॉइंट के टैक्स से कंपेयर कर रहे हैं जब सरचार्ज नहीं था। सरचार्ज के इंपैक्ट की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, सरकार ये जानना चाहती है, कहीं सरचार्ज की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा कि जितनी इनकम आपकी नहीं बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ जा रहा है? क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड सरचार्ज लग जाता है और सरचार्ज की वजह से टैक्स बढ़ जाता है। तो सरकार ये जानना चाहती है कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा कि जितनी आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, ठीक है, उससे ज्यादा सरचार्ज की वजह से आपका टैक्सेस बढ़ जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, जितनी आपकी इनकम बढ़ी है ज्यादा से ज्यादा उतना ही टैक्स लेंगे। अब 25 लाख रुपए से इनकम बढ़ रही है तो टैक्स बन रहा है 7.5 लाख रुपए का। क्या इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ा है? नहीं, तो आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा? यही लिया जाएगा, बस इसके ऊपर सेस जोड़ दीजिए। अब कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ कब मिलता है? रिलीफ कब मिलेगा? जब इंक्रीज इन टैक्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम, तब मिलेगा, राइट?
और मार्जिनल रिलीफ की तब बात तभी आएगी व्हेन यू हैव टू पे सरचार्ज, जब आपको सरचार्ज पे करना है तभी मार्जिनल रिलीफ की बात आएगी। ठीक है, तो हम कुछ बातें लिखवाएं मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड। अवेलेबल व्हेन नंबर 1 surcharge is payable and number 2 increase in tax greater increase in income। ठीक है, यानी जब सरचार्ज पेबल ही नहीं है तब मार्जिनल रिलीफ की मत सोचिएगा। ठीक है, सरचार्ज पेबल है और टैक्स ज्यादा हो जा रहा है इनकम से, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कितना मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ होता कितना है? मार्जिनल रिलीफ होता कितना है? जितना ये डिफरेंस होता है इंक्रीज इन टैक्स और इंक्रीज इन इनकम का, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। I hope this is clear to everyone now. Okay. अब देखिए आप कैसे समझेंगे कि कब मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज का रेट्स क्या है। अगर इनकम 50 लाख रुपए तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख रुपए एक्सीड करती है तो तुरंत 10% सरचार्ज हो जाता है। तो अगर 50 लाख रुपए के आसपास आपकी इनकम है ना, बस थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली मोर देन 50 लाख है, तो मार्जिनल रिलीफ के चांसेस हैं। राइट फिर अगर आपकी इनकम स्लाइटली मोर देन 1 करोड़ है तो अगेन क्या है, मार्जिनल रिलीफ के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 करोड़ रुपए इनकम एक्सीड करेगी सरचार्ज का रेट हो जाता है कितना? 15%। सरचार्ज का रेट हो जाएगा 15%, जबकि अभी तक सरचार्ज का रेट कितना था? 10%। तो अचानक से 5% रेट बढ़ने की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया। समझाओ आपको, देखिए कैलकुलेट tax of individual having total income is equal to 1 crore 1 lakh। एक करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम है। ठीक है, टैक्स निकालना है इसका। नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC। अच्छा, आप देखे होंगे कि मैं बार बार लिख रहा हूं नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAC। हो सकता है वो ऑप्ट कर रहा है 115 BAC, लेकिन एक बात बताऊं आपको, जितने बड़े लोग हैं वो 115 BAC ऑप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बड़ी सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस भी होंगे, इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के हिसाब से इस बात सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज आप पुराने स्लैब नए स्लैब के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। आइए कैलकुलेट करते हैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम का टैक्स। सॉल्यूशन कैसे होगा? 0 to रुपी 2,50,000 नील, रुपी 2,50,000 1 रुपए से लेके रुपी 5 लाख रुपए तक एट द रेट ऑफ 5%। फिर रुपी 5 लाख 1 रुपए से लेके रुपी 10 लाख तक एट द रेट ऑफ 20%। और रुपी 10 लाख 1 से लेके रुपी 10 लाख 1 से लेके रुपी 10 लाख 1 से लेके रुपी 1 करोड़ 1 लाख तक। तो ये बेटा हो कितना जा रहा है जरा देखो तो, 12,500 ये हो गया, 1 लाख रुपया ये हो गया, और ये हो गया 91 लाख रुपए, 91 लाख रुपीस। 91 का 30%, 91 लाख गुड़े 30%, 27,30,000। टोटल मारो 28,42,500। ठीक है,
प्लस सरचार्ज लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। क्या रेट से लगेगा? सरचार्ज एट द रेट 15% लगेगा। 28,42,500 इंटू 30% लगेगा 8,52,750। 8,52,750। देखिए कितना आया जोड़ने के बाद, 36,95,250। अब हमें एक वर्किंग नोट क्रिएट करना होगा। सिंस ये 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो यहाँ चांस है कि जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया। इनकम कितने से बढ़ी? 1 लाख रुपए से। 1 करोड़ के बियॉन्ड इनकम बढ़ी 1 लाख रुपए से। अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना होता? ये देख लो, 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना होता? 1 करोड़ 1 लाख पे तो इतना टैक्स आ रहा है जो हिसाब के सामने है। 1 करोड़ पे टैक्स कितना आता? तो हम थोड़ी सी यहां पे जगह छोड़ते हैं और उसके बाद लिखते हैं वर्किंग नोट्स। नंबर 1, टैक्स ऑन 1 करोड़। 1 करोड़ का टैक्स कितना बनेगा? चलिए बताइए जल्दी से। 12,500 रफली जल्दी जल्दी जोड़ देते हैं। 12,500 1 लाख रुपया, ठीक है, और फिर 90 लाख का 30%, 27 लाख रुपया। बोलिए ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? पहले 2.5 लाख का 12,500, अगले 5 लाख का 1 लाख और फिर 90 लाख का 27 लाख। कितना हो गया ये? 28,12,500। 28,12,500। इस पे सरचार्ज जोड़ेगा 10% का, 28,1250। एक तो ये गलत लिखा है मैंने सरचार्ज, एक सेकेंड। सरचार्ज इतना नहीं आ रहा है। आप भी घबरा रहे होंगे, वीडियो देख रहे हैं, परेशान हो रहे होंगे कि अरे सर को बताएं भी कैसे। 28,42,500 बड़े 15%, 4,26,375, 32,68,875। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है टोटल? इधर 2,81,000, अरे 28,12,500 प्लस 10%, 30,93,750। ये इसका टैक्स बना और इधर टैक्स बना था इतना। इंक्रीज इन टैक्स कितना है देखो, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स, इस वाले टैक्स में से इस वाले टैक्स को हटाओ, टैक्स कितना बढ़ा? 32,68,875। 1,75,125। इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? इनकम कितने से बढ़ी? इनकम बढ़ी है 1 लाख रुपए से। 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख ही तो है। तो इंक्रीज इन टैक्स इतना, इंक्रीज इन इनकम इतना, तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? हाँ मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ इज इक्वल टू 75,125 रुपए रिलीफ मिल जाएगा। सरकार इनकम जितनी बढ़ी है उससे ज्यादा टैक्स नहीं लेगी, तो 75,125 रुपए यहां से हम घटा देंगे। लेस मार्जिनल रिलीफ 75,125। यह आ गया 30,93,750। अब मैं एक बात बताऊं, ये टैक्स कितना आ रहा है? जितना 1 करोड़ की इनकम थी और 1 करोड़ से इनकम जितनी ज्यादा थी, 1 करोड़ का जो टैक्स था वो, और 1 करोड़ से इनकम कितनी ज्यादा थी? 1 लाख। तो सरकार कहेगी वो 1 लाख पूरा पूरा दे दो और 1 करोड़ का टैक्स दे दो। 1 करोड़ का टैक्स कितना? 30, जस्ट अ मिनट, ये कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर रहे हैं हम आज। ये रहा 31,93,750। तो आपको अल्टीमेटली टैक्स कितना देना पड़ रहा है? आपको टैक्स देना पड़ रहा है जितना 1 करोड़ का टैक्स था, यानी कि ये देखिए 1 करोड़ का टैक्स कितना था? 30,93,750,
और 1 करोड़ के ऊपर इनकम कितनी थी, 1 लाख, तो सरकार कहेगी वो 1 लाख पूरा दे दो, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, वो 1 लाख पूरा दे दो। तो 30,93,750 प्लस 1 लाख मिला के आता है 31,93,750, ये आ गया 10। ठीक है, देखा ना आपने, तो आपका टैक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया सरकार ने। सरकार ने कहा कि भाई 1 करोड़ का जो टैक्स बनता है वो दे दो, और 1 करोड़ के बियॉन्ड इनकम 1 लाख ही है तुम्हारी, तो अब उसकी वजह से हम टैक्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ज्यादा ज्यादा आपसे 1 लाख रुपए लेंगे, जितना एक्स्ट्रा होगा वो हम रिलीफ देते हैं, तो रिलीफ मिल गई यहाँ पे। प्लस इसके बाद क्या देना होता है हमें, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 31,93,750 इंटू 4%, तो ये हो जाएगा 1,27,750 रुपए। जोड़ने के बाद देखो बच्चों कितना आया, 33,21,500। दिस इज टैक्स पेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कैलकुलेशन भी ये सब कैसे करनी है आपको। अच्छा, अगर इनकम 2 करोड़ रुपए के ऊपर होती है तो सरचार्ज कितना हो जाता है, इनकम 2 करोड़ के ऊपर होगी तो सरचार्ज कितना हो जाएगा, अगेन सरचार्ज बढ़ जाएगा आपका, राइट। कितना हो जाएगा सरचार्ज, 25%। हाँ, अगर 111A और 112A वाली इनकम नहीं है तो, मतलब वो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, एसटीटी पेड वाला, शेयर वाला, अगर शेयर वाली इनकम नहीं है आपकी तो अब आपका सरचार्ज हो जाता है 25%। तो अगेन 2 करोड़ से ऊपर अगर इनकम है, उसी के आसपास है, मतलब एग्जैक्टली स्लाइटली अबव 2 करोड़, तो फिर चांसेस हैं कि सरचार्ज की वजह से आपका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा हो, क्योंकि अचानक से 15% की बजाय सरचार्ज कितना हो जाएगा, 25%। अच्छा, अगर आपकी इनकम स्लाइटली मोर देन 5 करोड़ है तो फिर ये टेंशन आएगी, ठीक है, स्लाइटली मोर देन 5 करोड़ है और वो शेयर वाली इनकम नहीं है तो, क्योंकि शेयर वाली इनकम अगर होती है ना तब तो 15% एकदम आखिरी स्लैब है सरचार्ज का, अब 15% से तो ज्यादा बढ़ता नहीं, आपको याद है ना सब। तो इन केस इट इज अदर देन शेयर वाली इनकम और 5 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है, स्लाइटली मोर है 5 करोड़ से, तो अगेन आपको ये दिखाई देगा कि चांसेस हैं कि रिलीफ मिलेगा। रीजन बीइंग कि 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज हो जाएगा 37%, जबकि अभी उसके नीचे तक 5 करोड़ तक भी कितना था, 25%, राइट। तो आप ऐसे समझिए, इंडिविजुअल के केस में कब कब मार्जिनल रिलीफ देखने की आवश्यकता है, when do you have the chance of marginal relief being given, when the income is slightly more than 50 lakh, when the income is slightly more than 1 crore, when the income is slightly more than 2 crore, or when the income is slightly more than 5 crore. अब एक बात बताइए, फर्म के केस में क्या होगा, फर्म के केस में क्या होगा, फर्म के केस में क्या होगा, फर्म को सरचार्ज देना होता है 12% के रेट से जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है। तो अगर स्लाइटली मोर देन 1 करोड़ है फर्म की इनकम तो चांसेस हैं कि क्या देना होगा, सरचार्ज, नहीं तो नहीं, स्लाइटली मोर देन 1 करोड़ के केस में बस। अगेन टॉकिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, तो 1 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा है इनकम तो चांसेस हैं, 10 करोड़ से स्लाइटली ज्यादा है तो चांसेस है, रीजन बीइंग कि 1 करोड़ से थोड़ा 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो 7% का रेट लग जाएगा सरचार्ज का, और 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो 12% लग जाएगा। हाँ, मार्जिनल रिलीफ उस केस में नहीं आएगा जब डोमेस्टिक कंपनी ने पता है क्या ऑप्ट किया है, 115 बीएबी और 115 बीबीए, 115 बीबीए, 115 बीबीए और 115 बीएबी, ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं क्या सेक्शंस, मुझे लग रहा है मैं सेक्शन गलत बोल रहा हूं, बीएए, बीएए, बी 115 बीएए और बीएबी, जो 22% और 15% वाला टैक्स है, ठीक है, उस केस में। तो मैं 1 सेकंड आपको आपकी बुक में भी करेक्शन कराऊंगा एक जगह, फिर यहाँ पे जो सरचार्ज वाला चार्ट था, ये BAA लिखना है इसको, ठीक है,
BAA और BAB है। BAA कौन सा वाला है? ये टैक्स रेट 22% वाला है, ठीक है, और ये 15% वाला। तो इन कंपनीज में तो बिना किसी थ्रेशोल्ड के सरचार्ज लगता है ना, तब तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ की बात नहीं आएगी, यहाँ मार्जिनल रिलीफ की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो सरचार्ज लगता ही लगता है, हर इनकम पे लगता है। तो सरचार्ज की वजह से टैक्स बढ़ जा रहा हो ऐसा कुछ ही नहीं है, सरचार्ज हर केस में लग रहा है। अच्छा, फॉरेन कंपनी में 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से ज्यादा तो अगेन सरचार्ज की बात, मार्जिनल रिलीफ की बात आएगी। तो बस आप ऐसे पकड़ लीजिए, जो जो स्लैब्स दिए हुए हैं ना मार्जिनल रिलीफ के, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है मार्जिनल रिलीफ के लिए, उससे अगर मेरी इनकम स्लाइटली ज्यादा है तो तुरंत चांस आ जाएगा वहां पे मार्जिनल रिलीफ का। सो मार्जिनल रिलीफ, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, इनका स्लैब अलग होता है, उसी के हिसाब से ये दिया हुआ है। अगर इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा होती है तो द टोटल अमाउंट पेबल एज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज ऑन सच इनकम shall not exceed the total amount payable as income tax on net income of 50 lakh by more than the amount of income that exceeds 50 लाख। कह रहा है आपका टैक्स बढ़ेगा नहीं, shall not exceed। किससे नहीं बढ़ेगा? कहता है जितना टैक्स बन रहा है 50 लाख रुपए पे, प्लस जितनी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है, मतलब 50 लाख का जो टैक्स है वो देना होगा, और 50 लाख से जितनी इनकम ज्यादा हो रही है वो जोड़ दीजिए, इससे ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना होगा, ठीक है। फिर 1 करोड़ रुपए के बियॉन्ड क्या बोलेगा? कहेगा कि 1 करोड़ का जितना टैक्स होता है और 1 करोड़ के बियॉन्ड जितनी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा आपको टैक्स नहीं देना होगा। फर्म में सिर्फ 1 करोड़ की बात करेगा, डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ और 10 करोड़ की बात करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल, और मतलब इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ की पोजीशन है। एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है, देखिए जरा। अगर इनकम 1,60,00,000 रुपए है, देखिए 1 करोड़ के बहुत नजदीक हो गया, एक्स इंडिविजुअल 1 करोड़ के बहुत नजदीक हो गया। क्या मार्जिनल रिलीफ के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं। 1,60,00,000 पे हम जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आता है 28,30,500, सरचार्ज जोड़ेंगे हम 15% के रेट से तो आएगा इतना, टोटल मिला के इतना हो गया। अब हमको क्या देखना है इसमें से? हमको देखना है कि 1 करोड़ रुपए अगर इनकम होती तो उस पर टैक्स कितना बनता। तो ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट भी किए थे, 1 करोड़ की इनकम पे टैक्स, ये देखो 30,93,750। तो हम कहेंगे कि इंक्रीज इन टैक्स कितना है, ये करिए, ये जो टैक्स आया था इसी में से 1 करोड़ का टैक्स माइनस कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन टैक्स आया 1,61,325। इनकम 1 करोड़ से कितनी ज्यादा है? 60,000 रुपया, माइनस किए 60,000 रुपया, तो इतना एक्स्ट्रा हो रहा था टैक्स, ये घटा दीजिए, तो ये आ गया आपका टैक्स घटाने के बाद। इस पे 4% सेस जोड़ दीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है अब आपको। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग ने फर्म के लिए भी दिया है यहां पे आपको। 1,60,00,000 रुपए का टैक्स फ्लैट कितना बनेगा? फ्लैट 30% होता है फर्म के केस में, उस पर 12% का सरचार्ज लग जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा जैसे ही हुआ 12% सरचार्ज लग गया, ये बन जाएगा टैक्स। जबकि 1 करोड़ पे कोई सरचार्ज नहीं होता है, 1 करोड़ का तो टैक्स सीधा कितना बनता है? 30%, 30 लाख रुपया। तो 33,80,160 बन रहा है, जबकि टैक्स बनता है 1 करोड़ पे 30 लाख रुपए का, यानी 3,80,160 रुपए ज्यादा टैक्स बना, 3,80,160 रुपए ज्यादा टैक्स बना। इनकम बढ़ी है मात्र 60,000 रुपए से, तो डिफरेंशियल रिलीफ ले लीजिए और उसके बाद सेस लगा दीजिए, राइट। अब एक डोमेस्टिक कंपनी का क्वेश्चन भी बना दिया हमने। इनकम है इतनी, डिडक्शन 6A का इतना है, तो डिडक्शन घटा दीजिए पहले, तो डिडक्शन घटाने के बाद आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम 1 करोड़ के बड़े नजदीक है, तो भाई नजदीक है तो अगेन चांसेस बनता है रिलीफ का कि नहीं बनता है? बनता है, बना लीजिए। राइट एवरीवन। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नई चीज,
when income of previous year is not taxable in the immediately following assessment year। देखिए हर प्रीवियस ईयर की इनकम इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होती है। जैसे प्रीवियस ईयर 19-20 की इनकम टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21 की इनकम टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 की इनकम टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 22-23 में। हर प्रीवियस ईयर की इनकम इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल होती है, जो उसके बाद वाला असेसमेंट ईयर है उसमें टैक्सेबल होती है। लेकिन कह रहा है कब ऐसा नहीं होगा, मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी द सेम ईयर में, मतलब अगले साल टैक्सेबल नहीं होगी, उसका असेसमेंट ईयर भी सेम हो जाएगा। तो ऐसी 5 इनकम होती है, ऐसी 5 इनकम होती है जिसके रिस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर अगर आपका 19-20 है तो उस इनकम की असेसमेंट भी 19-20 में ही होगी, मतलब उसका असेसमेंट ईयर भी 19-20 होगा। एक बात समझिए, नॉर्मल क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर 20-21 में जो भी इनकम कमाएंगे उसका टैक्स कब देंगे, असेसमेंट कब होगी, अगले साल होगी, जिसे हम कहेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 है। ये असेसमेंट ईयर 21-22 कौन सी इनकम के लिए है, जो इनकम आपने 20-21 में कमाई है। लेकिन 5 इनकम ऐसी होती है जो आप कमाएंगे 20-21 में तो टैक्स भी 20-21 में ही देना है, यानी असेसमेंट ईयर भी इसका 20-21 ही होगा। ऐसी 5 इनकम है, यानी ये वो 5 इनकम है जहां पे सरकार रुकने को तैयार नहीं है। सरकार को भरोसा नहीं है आपके ऊपर कि एक साल हम रुक जाएं फिर आपसे टैक्स ले लेंगे। सरकार को लगता है कि अगर हम एक साल रुके तो ये रफू चक्कर हो लेगा, इससे इनकम टैक्स वसूलना नामुमकिन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि टैक्स वसूलना मुश्किल हो जाएगा, हमें इमीडिएट टैक्स की कलेक्शन कर लेनी चाहिए, उन केसेस में गवर्नमेंट कहती है जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर है, जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर है आपकी उस इनकम के रिस्पेक्ट में। हालांकि आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या 20-21 प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर भी है? हाँ, नॉर्मली 20-21 प्रीवियस ईयर है और 20-21 असेसमेंट ईयर भी है, लेकिन 20-21 नॉर्मली असेसमेंट ईयर कौन सी प्रीवियस ईयर का होता है? प्रीवियस ईयर 19-20 का ना असेसमेंट ईयर होता है 20-21, नॉर्मली तो पिछले साल कमाई गई की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर होता है ना। लेकिन अब जो हम 5 इनकम की बात करेंगे उसमें जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है उसी ईयर में असेसमेंट भी होगी, यानी उस 5 इनकम के रिस्पेक्ट में असेसमेंट ईयर 20-21 इस प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए ही होगा, असेसमेंट ईयर भी वही होगा। आइए, इनकम क्या है? अच्छा, दिस हैज टू बी प्रिपेयर्ड प्योरली फॉर थ्योरी पर्पस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बन सकता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ भी आपको नहीं जानना है, आपको इन सब की टैक्सेशन नहीं समझनी है, बस आपको थ्योरेटिकली जानना है कि वो कौन सी इनकम होती है जहां पे सरकार रुकती नहीं है और प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर बना देती है। आपको इस क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर होता है नेक्स्ट ईयर, इसके एक्सेप्शन क्या है? तो 5 एक्सेप्शन है, 5 जगह ऐसा होता है कि अगला साल नहीं होता है असेसमेंट ईयर। तो इस तरीके से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमें आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। नंबर 1 कहता है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग, समझिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या बन रहा है। ये इंडिया है। अब देखिए, एक विदेश से, यहां से विदेश से एक शिप आ रही है, ठीक है, ये शिप पानी से होते 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 अब यहां पहुंच गई है, ठीक है, और फिर ये शिप अभी आगे कहीं किसी और फॉरेन कंट्री में जाएगी। जब ये शिप इंडिया के पास पहुंचती है तो इंडिया में से भी इस पे कुछ माल लाद दिया जाता है, कुछ और माल इस पे लाद दिया जाता है, ठीक है, जिसका भाड़ा कहां मिल जाता है? इंडिया में मिल जाता है। इस माल को भी कहां छोड़ना है? यहां पे छोड़ना है, इस कंट्री में। कुछ माल ऑलरेडी इस शिप पे आ रहा था, यहां से कुछ माल निकला है, एक दूसरी कंपनी में जा रहा था, इंडिया से होते हुए जा रहा था, तो वहां पे भी कुछ माल लाद दिया गया। ये विदेशी शिप है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ फॉरेन शिप,
ऑपरेटेड बाई नॉन रेजिडेंट, ऑब्वियसली विदेशी शिप है, नॉन रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है। क्या एक नॉन रेजिडेंट को हमारे देश में टैक्स देना होता है? तो मैंने इस लॉ को सिंप्लीफाइड मैनर में कई बार समझाया है, हालांकि बहुत अच्छे से हमें तब पता चलेगा जब हम चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लेंगे। मैंने आपको बताया कि नॉन रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स तब देना पड़ता है जब वो इंडिया से कमाएगा। अब देखिए ये भाड़ा इंडिया से मिल रहा है कि नहीं? हाँ, इसे इंडिया में टैक्स देना है उस भाड़े पे? हाँ देना है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या डर है, एक विदेशी सिपाही इंडिया से भाड़ा वाड़ा ली, फिर चली गई कहीं, पता नहीं ये सिर्फ दोबारा इंडिया में आएगी कि नहीं, पता नहीं आएगी कि नहीं, और नहीं आएगी तो कहां कहां जा जाके ढूंढना है उनको इन विदेशी जहाजों को। तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, इस शिप को कहती है पहले जितना तुमने कलेक्शन किया है अमाउंट, इसका टैक्स यहीं का यहीं भरो, तब शिप लेके आगे बढ़ो। मतलब मोमेंट नहीं रुकेंगे, शिप को आगे ही नहीं बढ़ने देंगे, इंडिया में इसको बांध लेंगे, कहेंगे तुमको भाड़ा मिला है ना हिंदुस्तान से, चलो इसका टैक्स भरो, टैक्स की भरपाई करोगे तब उसके बाद तुमको शिप आगे बढ़ाने देंगे। ये होता है। और सच पूछिए तो गवर्नमेंट को यहाँ पे डर भी है। अब गवर्नमेंट कह रही है ऐसे तो बहुत सारी विदेशी जहाजें आती रहती हैं, माल वाल लाती हैं यहाँ से, भाड़ा लेती हैं, किसका किसका हिसाब किताब लिख लिख के रखेंगे, कौन आया नहीं आएगा टैक्स देने, हम क्या कर लेंगे, और कहां कहां जाएंगे इनको पकड़ने। देखिए जो हिंदुस्तान में है ना, उसको तो हमारी सरकार कहती है जब चाहे जब उसको दबोच लेंगे। अरे हिंदुस्तान में ही तो, इंडिया में है ना, तो हमारी सरकार जब चाहे जब उसको दबोच सकती है, उससे नहीं घबराती। ये विदेशियों से घबराती है, नॉन रेजिडेंट से। कहां कहां जाएंगे, पूरी दुनिया जा जाके कहां कहां से दबोचेंगे और टैक्स निकलवाएंगे अपना, फिजिबल नहीं है। तो पहला हमने पढ़ा कि नॉन रेजिडेंट को अगर शिपिंग की इनकम होती है तो क्या होता है, वो इमीडिएटली टैक्सेबल हो जाती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए या फिर बहुत लंबे समय के लिए, 15 साल 20 साल 25 साल के लिए छोड़ के जा रहा है, तो सरकार हमारी कहती है कि एक काम करो, जितना इनकम अभी तक कमाए उसका टैक्स हाथों हाथ जमा करके जाओ। जैसे मान लीजिए इनकम इस साल कमाई गई थी, तो इसका टैक्स कब दिया जाता है, इसका दिया जाता है। लेकिन यहां पे एक बंदा ड्यूरिंग द ईयर ही क्या कर रहा है, फ्लाइट पकड़ रहा है, ठीक है, और यहां से इंडिया से निकलता बन रहा है। तो अब हमारी सरकार क्या बोलती है, हमारी सरकार बोलती है कि अगर तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो लंबे समय के लिए परमानेंटली, तो एक काम करो, इतने दिनों में जितनी इनकम कमाए उसका टैक्स यहीं पे भरो, इस पीरियड की इनकम का टैक्स। हालांकि अगर वो इंडिया में रहता तो अभी पूरे साल की इनकम का टैक्स कब देता है, यहां पे देता है, यहां पे असेसमेंट होती है। सरकार कहती है नहीं रुको, तुम विदेश जा रहे हो लंबे समय के लिए, तुम्हारा टैक्स लेने के हम विदेश आएंगे, एक काम करो, इतने दिन का जितना कमाए हो उसका टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स जमा करो, फिर निकलना। तीसरा, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जो भी बॉडी छोटे ड्यूरेशन के लिए बनती है। मैंने आपको बीओआई एओपी ये सब समझाते समय एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए हम लोग शॉर्ट टर्म कोई दुकान खोल रहे हैं बहुत छोटे समय के लिए, जैसे कलर्स की दुकान, होलियों पे जो रंग बिकती है उसकी दुकान क्या दिन चलती है, साल भर दुकान चलती है क्या उसकी? राखी पे जो राखियों की दुकान लगती है वो साल भर चलती है क्या? नहीं, वो सब दुकानों की लाइफ जो होती है वो 10 दिन मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। दिवाली पे पटाखों की दुकान लगती है, बड़े बड़े शोरूम भी बनाए जाते हैं, वो क्या दिन चलते हैं? 10 दिन 15 दिन मैक्स। अब मान लीजिए कुछ बॉडी बनाई गई ऐसे धंधे को करने के लिए, ठीक है, तो जैसे ये धंधा खत्म होता है वो बॉडी टूट भी जाती है, वो एसोसिएशन बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। मान लीजिए मैंने और आपने मिलके होली के समय एक रंग की दुकान लगाई, ठीक है, और बीओआई फॉर्म किया, और जैसे ही 10 दिन दुकान चलाए थे उसके बाद अपना अपना हिस्सा लिए, प्रॉफिट लिए, निकल गए, दोनों अलग अलग रास्ते।
सरकार अगले साल आती है, मुझसे कहती है अरे वो तुम्हारा जो दिवाली होली के समय रंग की दुकान थी उसके प्रॉफिट का टैक्स। तो हम कहते हैं अरे मेरी थोड़ी ना थी, मेरी उसकी मिल के थी, जाओ उससे बात करो। तुम्हारे पास आता है, तुम कहते हो अरे मेरी थोड़ी ना थी, मेरी उसकी मिला के थी, जाओ उससे बात करो। अरे तो इनकम टैक्स क्या नाचता रहेगा इधर से उधर इधर से उधर, तुम मेरे पास भगाओ हम तुम्हारे पास भगाएं, ये थोड़ी ना होगा। सरकार कहती है कि अगर छोटे ड्यूरेशन की बॉडी बनेगी तो हम उसको कहते हैं तुम लोग अपना हिसाब किताब खत्म करने से पहले मेरा हिसाब करो। इनकम टैक्स कहता है पहले मेरा टैक्स लाओ फिर बॉडी तोड़ना। आई बात समझ में? तो छोटे ड्यूरेशन के लिए कोई भी बॉडी फॉर्म होगी तो सरकार को पहले उसका टैक्स चाहिए फिर बॉडी ब्रेक होगी। नाउ डी पॉइंट, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट हिज एसेट। एलिनिएट वर्ड पता है कहां से आया है? एलियन सुने हो? एलियन एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, जहां जादू, ठीक है, वो जादू आता था, आया था ऋतिक रोशन के पास। एलियन वर्ड से बनाया गया है एलिनिएट, ठीक है। तो इनकम एलिनिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है। कहां? अब एलियन वर्ड से बना है तो आपको समझ में आ रहा होगा दूसरे ग्रह में ट्रांसफर करना। हालांकि दूसरे ग्रह में अपनी एसेट को ट्रांसफर करना आज पॉसिबल नहीं है। हम मरकरी, विनस, मार्स, इन सब पे, जुपिटर पे अपने एसेट्स को नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। हम बहुत कर सकते हैं, आज अपने देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो एलिनिएट का मतलब है बेसिकली ट्रांसफर टू अदर कंट्री, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे एलियन वर्ड हटाता हूं और लिखता हूं आपके लिए इसका मतलब अभी इनकम टैक्स में क्या है, ट्रांसफर टू अदर कंट्री। A person is trying to transfer his asset to other country with a view to avoiding payment of tax. मेरे पास हिंदुस्तान में ह्यूज ब्लैक मनी हो गई है, अरबों खरबों रुपए मेरे पास जुट गए हैं। ब्लैक मनी है, इसका मतलब मैंने टैक्स सरकार को नहीं दिया है। अब मेरे मन में एक बात आती है कि मैं कभी भी पकड़ा जाऊंगा तो मुझे बहुत बड़े अमाउंट का ऑफ टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक मुंबई में फ्लैट था, मैंने उस फ्लैट को बेचा और धीरे से सिंगापुर में एक फ्लैट खरीद लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास कोलकाता में भी 2 प्रॉपर्टीज थी, मैंने बेचा, उसमें सिंगापुर में एक प्रॉपर्टी खरीद ली। फिर मेरे पास वाराणसी में कुछ प्रॉपर्टीज थी, बेचा, सिंगापुर में खरीद लिया। मैंने सिंगापुर में बैंक अकाउंट खोला, इंडियन बैंक अकाउंट से पैसा वहां ट्रांसफर मारा, ठीक है। धीरे धीरे हम ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा प्लान ये है कि हम धीरे धीरे यहां से प्रॉपर्टी बेचेंगे, एक साथ सब कुछ करने लग जाएंगे ना तो सरकार की नजर पड़ेगी मेरे ऊपर। मैंने कहा धीरे धीरे एक प्रॉपर्टी बेचते हैं और उधर विदेश में प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे हैं, इधर का धीरे धीरे खाता बैंक का बंद करते जा रहे हैं, विदेश के खाते में पैसा ट्रांसफर करते जा रहे हैं। पता है इरादा क्या है? रातों रात भागने का। रातों रात भागेंगे, धीरे धीरे सेटिंग पूरी करते जा रहे हैं, एक दिन बस खटाक से क्या करेंगे, विदेश निकल लेंगे और 1 रुपया भारत सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार कह रही है जैसे ही मुझे आपकी ऐसी मनसा का पता चलेगा, मुझे पता चल गया कि आप ऐसा कर रहे हो, तुरंत आपसे कहेंगे टैक्स का हिसाब करो, तुरंत कहेंगे आपसे टैक्स का हिसाब करो। तो जब भी आप ट्राइंग टू एलिनिएट योर एसेट, अच्छा पॉइंट नंबर बी और डी में अंतर है क्या? अंतर है। पॉइंट नंबर बी में डंके की चोट पे सबको बता के जा रहे हैं विदेश जा रहे हैं, चोरी से नहीं जा रहे हैं, रातों रात नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। पूरे ढिंढोरा पीट के बताए हैं, फेसबुक पे स्टेटस भी डाले हैं, लिविंग इंडिया परमानेंटली। ये है बी नंबर पॉइंट। तो जैसे ही हम ये बात बोलते हैं कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, सरकार कहती है टैक्स दो। डी एक अलग बात है, डी का मतलब है चोरी छिपे भागने का इरादा है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उधर प्रॉपर्टी बना रहे हैं, रातों रात भागने का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट को मनसा दिखाई देगी आपकी ऐसी, तो आपसे कहा जाएगा कि तुरंत टैक्स दीजिए, जितनी भी इनकम अभी तक की है टैक्स दे दीजिए, ठीक है। अगले असेसमेंट ईयर भी नहीं, इस साल का भी हिसाब कर दो। ये नहीं कि पुराना हिसाब कर देते हैं, इस साल का तो अगले साल देंगे, नहीं, सरकार कहती है पूरा आज तक का हिसाब करो टैक्स का। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस को शट डाउन करते हो, क्लोज करते हो, तो गवर्नमेंट आपसे कह सकती है कि भैया आप इसका टैक्स अभी का अभी दे दो, इसका अगले साल नहीं देंगे, राइट। सो दीज आर द 5 थिंग्स, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग, income of person leaving India permanently or for a longer period of time, bodies formed for short duration, person trying to alienate his asset, and income of discontinued business.
ठीक है। सो इन केसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। प्रीवियस ईयर 2021 वुड बी असेसमेंट ईयर आल्सो 2021 फॉर दैट इनकम। फॉर इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर विल आल्सो बी 2021। In these cases, income of previous year may be taxed as income of assessment year immediately preceding the normal assessment year. इसीलिए हम कहते हैं इनकम टैक्स आप धन्य हो। कितनी सुंदर बात कह रहा है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स होगी असेसमेंट ईयर में, कौन से? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नॉर्मल असेसमेंट ईयर। रे राम कहता है प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम टैक्स होगी असेसमेंट ईयर में। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होता है? 21-22। कह रहा है उस असेसमेंट ईयर में जो नॉर्मल असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर है। ये तो नॉर्मल असेसमेंट ईयर हो गया, ये नॉर्मल असेसमेंट ईयर। इसका प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर क्या हो गया? इससे एक साल पहले वाला असेसमेंट ईयर 2021। कह रहा है प्रीवियस ईयर की इनकम जो उसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर है उसके प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, यानी यहां टैक्सेबल होगी। अरे हम तो कहते हैं इतना कानून क्यों टेढ़ा मेढ़ा बोलते हो, सीधे नहीं बोल सकते। प्रीवियस ईयर की इनकम सेम ईयर में ही टैक्सेबल हो, जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर में टैक्सेबल होगी, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है प्रीवियस ईयर की इनकम जो उसका नॉर्मल असेसमेंट ईयर है उसके प्रीसीडिंग वाले असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, इसीलिए इनकम टैक्स धन्य है। These exceptions have been incorporated, ऐसा क्यों किया गया? In order to ensure smooth collection of income tax from the aforesaid taxpayer, ताकि इन टैक्सपेयर से आराम से इनकम टैक्स की कलेक्शन आ सके। Who may not be traceable if the tax assessment procedure is postponed till the commencement of the normal assessment, क्योंकि ऐसा बिल्कुल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि अगर नॉर्मल असेसमेंट ईयर तक वेट किया जाए तो हो सकता है ये लोग दिखाई ना दे, मिले ही ना। इसलिए सरकार कह रही है इनसे तुरंत का तुरंत टैक्स वसूल लिया जाए। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और अब आपसे हम अगली क्लास में जब मिलते हैं तो कुछ आगे की बात करेंगे। विल स्टॉप दिस क्लास हियर।